कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि कल हम लोगों ने जो बात किया था, कल नहीं बल्कि परसों अल्टरनेट क्लास चल रही है जिसमें हम लोगों ने बायोम की बात की थी। और उसके बाद उसी दिन परसों के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अगली कक्षा होगी वो होगी बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता की होगी। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी है क्या, किसे कहते हैं जैव विविधता, इसकी बात करेंगे। और फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं उन्हें आप गौर से सुने, और जो भी चीज़ें नोट कराई जा रही हैं उन्हें आप जरूर नोट करते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं जैव विविधता। देखिए, जैव विविधता उसे कहते हैं किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली और पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया। प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से प्रश्न बनना प्रारंभ हो जाता है कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो 1992 में हुआ। या पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ है। तो ये खूब प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि जो बायोडाइवर्सिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया है। तो ध्यान रहे आपको, ये भी आपके लिए तथ्यात्मक महत्वपूर्ण चीज है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग W.G. रोजन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो W.G. रोजन के द्वारा। जबकि जैविक विविधता, देखिए जैव विविधता और जैविक विविधता दोनों में अंतर है। जैव विविधता का प्रयोग W.G. रोजन ने किया, जबकि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग रेमंड एफ दसमान ने किया था। तो दोनों चीजें आपके सामने हैं। दोनों जो तथ्यात्मक यहाँ पर जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग किसने किया है। देखिए, जैविक विविधता और जैव विविधता दोनों आपको पहले बता देते हैं कि दोनों शब्द अलग क्यों हुए और किसने क्या कहा है। बायोडाइवर्सिटी शब्द का जब प्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में W.G. रोजन द्वारा किया गया था, तब संकल्पनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग पहली बार, अगर हम देखें तो एक कीट वैज्ञानिक थे जिनका नाम विल्सन था। विल्सन ने 1986 में जैविक विविधता पर अमेरिकन फोरम के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया। पहले 85 में तो रोजन के द्वारा किया गया, फिर 86 में जो प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक थे उन्होंने जैव विविधता न कहकर जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया। और उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन परिषद को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता की जगह जैव विविधता शब्द का सुझाव दिया। तो इस तरीके से दोनों में अलग है। तभी से यह शब्द एक संकल्पना के रूप में जैव वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, राजनीतिज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से अपनाया गया। तो जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में रेमंड एफ दसमान के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक, अब प्रश्न उठता है कि ये जो जैव विविधता है, जिसको हम लोगों ने देखा कि किसी भी प्रदेश में पाई जाने वाले जंगली पालतू जीव जंतुओं और पादपों की जो प्रजातियों की बहुलता है, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। तो ये जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है पृथ्वी पर। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है। पृथ्वी पर आप जानते हैं, अगर आपने देखा होगा ग्लोब पर, तो 3 प्रमुख रेखाएं हैं। 3 प्रमुख रेखाएं कौन कौन सी हैं। बीच में भूमध्य रेखा या जिसे विषुवत रेखा आप कहते हैं, उसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और फिर नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है।
तो ये जो बीच की रेखा है 0 डिग्री है, इससे ऊपर जाएंगे तो आपका नॉर्थ पोल है और नीचे की ओर जाएंगे तो साउथ पोल है। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सबसे अधिक सीधी कहाँ पड़ती हैं, तो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, जिससे वेपोरेशन होता है। जो जल होता है वह भाप बनता है, भाप बन के ऊपर उठता है और बारिश, यानी लगातार यहाँ पर बारिश होती है। दैनिक जो तापांतर होता है, रात का तापांतर होता है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो जहाँ पर सबसे अधिक बारिश है, उपयुक्त हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मौसम है, वनस्पतियां खूब हैं, तो यहाँ पर जीवों के लिए जो वास स्थान है वो भी है, मौसम जीवों के अनुकूल है। तो जाहिर सी बात है जीवों की बहुलता यहीं पर यानी विषुवत रेखा पर पाई जाती है। इसीलिए पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाया जाता है। अब आपसे यहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाया जाता है। प्रश्न कैसे बन सकते हैं एक लाइन के, वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि सबसे अधिक जैव विविधता पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है यानी जो विषुवत रेखीय वन है, या जहां जहां पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं उन्हें जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन से वन या किस प्रकार के वन जैव विविधता का भंडार कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है उन्हें जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। विश्व का ब्राजील ऐसा देश है जहां के वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तात्पर्य यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की संख्या अधिक है। और अभी आपने ऊपर देखा कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जैव विविधता का भंडार है। तो अगर ब्राजील में जैव विविधता अधिक पाई जाती है तो इसका मतलब कि ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन अधिक है। वैश्विक जैव विविधता का अगर हम अपने भारत में बात करें तो जितना पूरे विश्व में जैव विविधता पाया जाता है उसका केवल 8% भाग भारत में पाया जाता है। यानी पूरे विश्व की जैव विविधता का केवल 8% भाग भारत में पाया जाता है। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो लुप्त हो रही हैं, संकटापन्न हैं, और उनमें अगर हम देखें तो सबसे अधिक संकटापन्न देश या पूरे विश्व में अगर देखें तो सबसे अधिक संकटापन्न जीव भारत में ही पाए जाते हैं। और जो संकटापन्न जीव होते हैं उन्हें गुलाबी पृष्ठ से दर्शाया जाता है। अभी हम लोग रेड लिस्ट की भी आगे बात करेंगे, लाल सूची की बात करेंगे। भाई जो IUCN है का रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक में क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी संकटापन्न जो जीव है उनको पिंक पेज पर दर्शाया जाता है, गुलाबी पृष्ठ पर दर्शाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो IUCN है, IUCN ने खुद कहा है कि विश्व में सबसे अधिक संकटापन्न जीव भारत में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहीं से कि जैव विविधता जो संधि हुई वो कब हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता संधि 29 दिसंबर 1993 को प्रारंभ हुई, प्रभावी हुई, प्रारंभ नहीं प्रभावी हुई, इसको लिख लीजिएगा। जैव विविधता संधि 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुई। और भारत सरकार, क्या भारत सरकार भी 1993 में मान ली? नहीं। भारत सरकार ने कब पारित किया? जहां एक तरफ हम देखते हैं कि विश्व में जो जैव विविधता संधि प्रारंभ की गई वो 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी की गई, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसे 2002 में पारित किया गया। भारत के द्वारा कब पारित किया गया? तो ध्यान रखना 2002 में पारित किया गया। अब बात करते हैं जैव विविधता के स्तर की। ये स्तर क्या है,
कौन है ये जैव विविधता के स्तर? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो भूतल है, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो तल है, इसकी वर्तमान जैव विविधता प्रकृति का एक अनुपम स्वरूप कह सकते हैं, और इसी से वह जीवंत हो उठी। इसका जो बाह्य स्वरूप है एक विशिष्ट इकाई में है, आंतरिक स्वरूप अनेक स्तरों में विभाजित है, जैसे आनुवांशिक जात, समुदाय व परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन कर जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है, और सभी स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। इसके 3 प्रमुख घटक हैं। 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इन 3 प्रमुख घटक की बात करते हैं। सबसे पहले आनुवांशिक विविधता, उसके बाद प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। यानी जो जैव विविधता है, जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, वो 3 स्तर पर इन्हें हम देख सकते हैं, जिनमें आनुवांशिक विविधता होती है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, उस स्तर पर देखें तो विविधता हमको देखने को मिलेगी। वहीं स्पीसीज बायोडायवर्सिटी यानी प्रजाति के आधार पर अगर विविधता देखें तो यहाँ पर भी हमको जैव विविधता दिखाई देती है। या इकोसिस्टम के स्तर पर देखें, पारिस्थितिकी के तहत देखें तो इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी भी हमको दिखाई देती है। भाई इकोसिस्टम के तहत मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, जैसे प्राकृतिक वास है, पारिस्थितिकी प्रणाली का प्रकार है, या प्रक्रियाओं के मध्य जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है पारिस्थितिकी विविधता, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। इनका जो मापन होता है, इनका जो आकलन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है बायोडायवर्सिटी का, वो किस आधार पर किया जाता है? जैसा कि हमने देखा कि आनुवांशिक विविधता देखा, प्रजाति विविधता देखा, पारिस्थितिकी विविधता देखा, तो इन विविधताओं को मापेंगे कैसे? इनके मापने का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी कैसे होगी? भाई किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को हम तो जैव विविधता के रूप में जानते हैं, लेकिन इसके मापन से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है। इस मापन के तहत क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र की बात करें, किसी एक, मान लिया भारत की बात करते हैं, भारत में किसी एक स्टेट को हम ले लेते हैं, और उस स्टेट में प्रजातियों की संख्या और उनके मध्य जो समता है, उसके आंकड़ों को संकलित करना क्या है? मेजरमेंट है। किसी समुदाय या परितंत्र में प्रजातियों में प्रचुरता और उनके मध्य समता की मात्रा उस क्षेत्र में जो प्रजाति है उसके विशेष प्रजाति विशेष के प्रभाव का द्योतक है। अब यहां पर हम मापेंगे कैसे? मापने क्या क्या तरीका होगा? तो सबसे पहले अल्फा विविधता, अल्फा डायवर्सिटी। अल्फा डायवर्सिटी में हम किसे मापेंगे? तो किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की जो कुल संख्या होती है उसे हम अल्फा विविधता, अल्फा डायवर्सिटी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बहुत संक्षेप में आपको बताते चलते हैं। वहीं बीटा डायवर्सिटी की अगर बात करें तो बीटा डायवर्सिटी में किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक जो विविधता होती है उस आधार पर उन्हें मेजर किया जाता है। अब यहाँ पर संरचनात्मक विविधता क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। भाई किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवागमन की दर को, या हम कह सकते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी एक वास स्थान में प्रजातियों के प्रवेश व निकास की दर को प्रदर्शित करता है बीटा डायवर्सिटी। समझ में आ गया? अब बात करते हैं गामा डायवर्सिटी की। किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध को गामा डायवर्सिटी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध का जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? तो गामा डायवर्सिटी कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो गामा डायवर्सिटी है ये अल्फा और बीटा डायवर्सिटी
कि जो एलिमेंट है, के जो तत्व हैं, के जो अवयव हैं, उनका गुणनफल होता है। और यह निर्भर करता है, जो भौगोलिक कारक हैं उन पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से ये आपके तीनों हो गए मेजरमेंट, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा में क्या मेजर होगा, बीटा में क्या मेजर होगा और गामा में क्या मेजर होगा। ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों की। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, आपकी फैमिली है, चलिए आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में कुल कितने मेंबर्स हैं, कुल मेंबर्स की जो संख्या है उसे हम कहेंगे अल्फा डायवर्सिटी। अब इसके अलावा आपके मेंबर्स में, आपके घर में मेहमानों का आना जारी है, कुछ आपके घर के मेंबर्स हैं जो बाहर जा रहे हैं दूसरे के यहाँ, और आपके घर में कुछ मेहमानों का आना भी जारी है। तो इस तरीके से आना और जाना, यानी उनका आगमन और अपने जो मेंबर्स हैं उनका जाना, तो इसकी जो रेट होता है, इसका जो दर होता है, उसको हम बीटा डायवर्सिटी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो गामा डायवर्सिटी है, तो आने और जाने वाले मेंबर्स, यानी आपके परिवार के मेंबर्स और जो आने वाले परिवार के मेंबर्स हैं, उनके बीच जो अंतः संबंध है, उस अंतः संबंध को गामा डायवर्सिटी कहा जाता है। अब समझ में आया अल्फा, बीटा और गामा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भूमंडलीय जैव विविधता। भूमंडलीय जैव विविधता क्या है? देखिए, आपको पता है कि जो महाद्वीप है, महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा है, यानी महाद्वीप एक प्लेट पर स्थित है और प्लेट जैसे जैसे खिसक रही वैसे वो आगे की ओर खिसक रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, अनेक पर्वत निर्माण अभी भी हो रहे हैं, वनस्पतियों का विकास हो रहा है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो धरातल है, धरातल का स्वरूप और पर्यावरण का सृजन हुआ। वर्तमान धरातलीय और पर्यावरणीय जो दशाएं हैं वो अत्यंत विषम और विशिष्ट हैं। तो इस भूमंडल पर जैव विविधता का एक उत्कृष्ट और विषम स्वरूप सृजित हुआ। आप देखते हैं बहुत सारे स्पीसीज, लगभग 50 लाख की संख्या हम कह सकते हैं, इससे अधिक भी कह सकते हैं अनुमानित, आपके इस धरातल पर पाई जाती हैं। जो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, CBD जिसे आप कहते हैं शॉर्ट में, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर प्रजातियों की संख्या लगभग 3 मिलियन के बीच है। और ये जो 3 मिलियन के बीच है भूतल पर जो ये मौजूद है, तो हम देखते हैं सबसे अधिक कहां है, सबसे कम कहां है। तो इनका जो आकलन किया जाता है, भूमंडल पर इनका आकलन जो किया गया है, उसी आधार पर इस भूमंडल पर जैव विविधता देखी गई कि सबसे कम जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है और सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। तो इसे 4 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, फिर उसके बाद अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, फिर कम जैव विविधता वाला क्षेत्र और उसके बाद निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र। अब इनसे आप देखेंगे, अगर आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को आपने हल किया होगा तो आपको जरूर इससे प्रश्न मिला होगा। अत्यधिक, सबसे पहले अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र की बात करते हैं। जैव विविधता अभी मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है। तो अत्यधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है या विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया यहां अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्राणियों, जीवों, जंतुओं और वनस्पतियों का इतना अधिक विकास हुआ कि इसे जैव विविधता का भंडार तक कह दिया गया। जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र अगर पूरे धरातल पर देखें, पूरे भूमंडल पर अगर देखें, पूरे ग्लोब पर अगर हम देखें,
तो विश्व के 13% भाग पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र विश्व के 13% भूभाग पर है, लेकिन भले ही ये 13% भूभाग पर हैं, लेकिन विश्व की 50% से अधिक प्रजातियां विद्यमान इसी में है। इसी कारण तो इसे जैव विविधता का भंडार कहा गया है। रात में इससे संबंधित आपको प्रश्नोत्तरी भी कराई जाएगी, प्रश्नोत्तरी का वीडियो भी मिलेगा और आप देखेंगे कि इसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहां तक कि मैं आपको यह भी दिखाऊंगा प्रश्नोत्तरी में कि देखिए इन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो 13% भूभाग पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, लेकिन प्रजातियों की जो संख्या है वो 50% से अधिक इसी वनों में विद्यमान है। इसी कारण इसे जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। अब और कौन कौन से स्थल हैं जहां पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है? एक तो बात हो गई उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। उसके अलावा जो प्रवाल भित्तियां हैं, प्रवाल भित्तियों में जैव विविधता की विशाल राशि है। प्रवाल भित्तियां, जब प्रवाल भित्तियों की बात होती है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि प्रवाल का निर्माण किससे होता है। जो भित्ति है, भित्ति क्या है? दीवार है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। ये भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। इन प्रवाल भित्तियों को समुद्रों का वर्षा वन भी कहा जाता है। ये भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। अगर कॉपी पेन आपके पास है तो आप जरूर लिख लें कि ये जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, इन प्रवाल भित्तियों के निर्माण में, प्रवाल के संगठन में जो प्रमुख पदार्थ होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आप लिख लें कैल्शियम कार्बोनेट। बाद में ये ना कहना कि सर आपने बताया नहीं है। प्रवाल के संगठन में कंपोजिशन ऑफ कोरल, प्रवाल के संगठन में कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य पदार्थ के रूप में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी, अत्यधिक बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। उसके बाद प्रवाल भित्तियों में पाया जाएगा। प्रवाल भित्तियों को समुद्रों का वर्षा वन कहा जाता है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में यह माना गया था कि जल प्रदूषणों से सागर का ताप, जो टेम्परेचर है, वो निरंतर बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव सागरीय जीवों पर पड़ रहा है। जल और स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसे वेटलैंड कहा जाता है, आर्द्रभूमि कहा जाता है। और आर्द्रभूमि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इस आर्द्रभूमि में जीवों का अधिक उत्पादन होता है। इसी कारण आर्द्रभूमियां भी जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध होती हैं। तो कहां पर पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाएगा, कोरल रीफ में पाया जाएगा, वेटलैंड में पाया जाएगा। अत्यधिक जैव विविधता कहां पर होगा? मैंने आपको बताया, गौर से फिर सुनिएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियां, और आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड। इन तीनों में सबसे अधिक पाया जाता है। अब उसके बाद अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप का शीतोष्ण महासागरीय जलवायु वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा जो मानसूनी प्रदेश है, वह अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखना, टेम्परेट ओशियानिक क्लाइमेटिक जो होता है, यानी शीतोष्ण महासागरीय जलवायु वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप का, वहां पर अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र वह कहलाता है। इसके अलावा जो मानसूनी प्रदेश हैं, मानसूनी प्रदेशों में भारी वर्षा होती है और छोटी शुष्क शीत ऋतु होती है, तो वहां पर भी अधिक जैव विविधता पाया जाता है।
क्योंकि घास के मैदानों में आप देखेंगे, मैंने प्रेरी की बात की, स्टेपी की बात की, पंपास की बात की, वेल्ड की बात की, डाउन्स की बात की, ये सारी घासें वहीं पर पाई जाती हैं। इसलिए वहां पर आप देखेंगे तो अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है। कम जैव विविधता वाला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो उपध्रुवीय और मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहां पर कम जैव विविधता पाया जाता है। निम्न जैव विविधता की बात करें तो ध्रुवों जो पोल्स हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल की बात करें चाहे साउथ पोल की बात करें, जो पोल्स हैं, पोल का जो हिम आच्छादित भाग है यानी जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ भाग है, वहां पर निम्न जैव विविधता पाया जाता है। वर्ष 2010 में यहां पर मैंने लिख दिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी मनाया गया। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो यहां मैंने आगे लिख दिया है 22 मई। इसके अलावा अभी इस वीडियो के बाद का वीडियो के साथ ही अभी आप लोगों को जो हमारे पेड मेंबर्स हैं व्हाट्सएप पर अभी कुछ पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जिसमें जितने भी दिवस हैं, जितने भी अभ्यारण्य हैं, उन सब की लिस्ट आप लोगों के पास पहुंचेगी। तो उसे जरूर ध्यान रखना, उसे पढ़ते रहना, उससे एक ना एक प्रश्न जरूर आपको मिलते हैं। जितने संस्थान हैं उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक चलाई गई जो भी परियोजनाएं हैं उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब का पीडीएफ अभी आप लोगों को मिलेगा। जैविक विविधता सम्मेलन की स्थापना 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में हुआ। 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुआ। अभी ये मैंने आप लोगों को बताया है। अब इसके बाद अब आते हैं, अभी तो हम लोग पूरा डायवर्सिटी की बात कर रहे थे, अब इंडियन बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं। अपने भारत में क्या है बायोडायवर्सिटी की स्थिति। तो हमारे भारत में विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, वनस्पति, भू आकृति सब कुछ विद्यमान है। प्राकृतिक वासों की विविधता से जीव जंतुओं और प्राणियों में विविधता उत्पन्न हुई। भारत की जैव विविधता को क्षेत्र के आधार पर अगर हम देखें तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया भारत में। सबसे पहले हॉट स्पॉट क्षेत्र, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र और जैव भौगोलिक क्षेत्र, 3 भागों में इसे विभाजित किया गया भारत में। हॉट स्पॉट क्या है? सबसे पहले हॉट स्पॉट एरिया हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। ये हैं क्या हॉट स्पॉट? देखिए, ऐसे स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि जहां स्थानीय और वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता है, लेकिन उनका जो आवास है, उनका जो रहने का स्थान है, उसके विनाश का संकट बना हुआ है। और ऐसे स्थलों को हॉट स्पॉट एरिया कहा जाता है, संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में किसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, कब उसे हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है? तो सबसे पहला, जातियों की बहुतायता होनी चाहिए। दूसरी चीज, वहां की 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हों, यानी जीव जातियों के अस्तित्व के प्रति आशंका का बोध हो। कम से कम 0.5% का स्थानीय रूप में 1500 संवाहनी पौधे हों, तो उन्हें हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? संवेदनशील स्थल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने 1988 ईस्वी में किया। किसने किया है? तो नॉर्मन मायर्स ने। कुल हॉट स्पॉट कितने हैं? तो अगर देखें तो कुल हॉट स्पॉट की संख्या अब वर्तमान में 36 हो गई है। विश्व में कुल हॉट स्पॉट की संख्या 36 हो गई है। भारत में कुल हॉट स्पॉट की संख्या 4 है। तो ये हॉट स्पॉट
भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। भारत में अगर हम देखें तो पहला हॉट स्पॉट हिमालयन क्षेत्र है। दूसरा हॉट स्पॉट बात करें पश्चिमी घाट है। फिर इंडो वर्मा क्षेत्र है और इसके बाद सुंडालैंड है। तो इस तरीके से बहुत सारे हॉट स्पॉट हैं। अब इन हॉट स्पॉट के बाद कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बताया। अब इसी के बाद यहां पर बात करते हैं समुद्री जैव विविधता क्षेत्र। समुद्री जैव विविधता क्षेत्र की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि द्वीपों सहित जितने भी द्वीप हैं भारत में जो पड़ोस में हैं, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय सीमा, देश की जो सीमा है उसका 1/3 है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार भारत का एक लंबा क्षेत्र समुद्र से घिरा है। इसलिए यहां समुद्री जैव विविधता और उनके क्षेत्र पाए जाते हैं और वहां पर जो जैव विविधता होती है उसे हम समुद्री जैव विविधता कहते हैं, समुद्री जैव विविधता का क्षेत्र कहते हैं। अब जैव भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो जैव भौगोलिक क्षेत्र का आशय जीव जंतुओं और वनस्पतियों को उनकी समानता और विषमता के आधार पर भौगोलिक क्षेत्र को निश्चित करने से है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, जो मरुस्थल है, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, गंगा का मैदान है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है। तो इस तरीके से इसको 10 क्षेत्रों में बांटा गया। ब्राजील के बाद भारत के सघन वनों में सबसे अधिक जैव विविधता है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत को 10 क्षेत्रों में विभक्त किया गया और 10 मैंने आपको बताया। खैर ये 10 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर बात कर लेते हैं संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची, रेड लिस्ट। लाल सूची क्या है, रेड लिस्ट क्या है? तो बिना किसी बाधा वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में जातियों के विलोपन की दर प्रति दशक 1 जाति है और यहीं पर आप देखेंगे कि जीव धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो उन्हें एक सूची में शामिल किया गया, एक सूची में रखा गया जिन्हें कहा गया रेड लिस्ट। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे आप IUCN कहते हैं शॉर्ट में, IUCN के द्वारा 1963 से आप देखेंगे वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम और प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के सहयोग से रेड लिस्ट जारी की जाती है। प्रश्न पूछा था कि रेड लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? सीधा सीधा प्रश्न आता है कि रेड लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ध्यान रखना, रेड लिस्ट IUCN के द्वारा जारी की जाती है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह है IUCN। वर्तमान में प्रतिवर्ष 100 से 1000 तक जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। यदि यही क्रम चलता रहा तो अगले 100 वर्षों में 50% जातियां विलुप्त हो जाएंगी। वर्ष 1963 से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि IUCN द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के सहयोग से लाल सूची यानी रेड लिस्ट जारी की जाती है। जैव विविधता का कारण क्या है? जो ये जैव विविधता हो रही है, इनका कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है कि जिसके कारण जैव विविधता लगातार होती जा रही है? तो सबसे पहला कारण होगा आवासों का विनाश। आवासों का विनाश सबसे प्रमुख कारण है। इसके बाद आवासों का बिखराव है, वन्य जीवों का अवैध शिकार हो रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश हो रहा है, झूमिंग खेती की जा रही है। ये इसके अलावा कुछ और भी प्राकृतिक कारण हैं जिससे जो जातियां हैं, जो जीव हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, कौन कौन सा
इनके लिए तरीका अपनाया गया। तो दो तरीके हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है? इन सीटू में क्या किया जाता है और एक्स सीटू में क्या किया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ बात समझने की है, इन सीटू और एक्स सीटू। देखिए, जब जीव और वनस्पतिक जातियों को उनके ही वास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तो उन्हें इन सीटू कहा जाता है। इसके तहत जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आएंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य आएंगे, ये सब इन सीटू के तहत आएंगे। जैवमंडल आगार आएगा, पवित्र उपवन आएगा, समुद्री संरक्षित क्षेत्र आएगा, ये सब इन सीटू के अंतर्गत आएगा। और एक्स सीटू की अगर बात करें तो एक्स सीटू में क्या होगा कि एक्स सीटू में जहाँ जीव हैं वहाँ न रहकर कहीं दूसरी जगह उनको संरक्षण दिया जाता है तो उसे कहा जाता है एक्स सीटू। जैसे जो बीज बैंक है, जो जीन बैंक है, निम्न तापीय संरक्षण है, जो चिड़ियाघर हैं, जंतु उद्यान है, वृक्ष उद्यान है, इन सबको एक्स सीटू के तहत रखा जाता है। अब भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है पूछा जाता है। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो गुजरात में है। गोविंद पशु विहार कहाँ है? उत्तराखंड में है। और इसके अलावा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। इन सब की लिस्ट अभी आपको इस वीडियो के बाद आपको भेज दे रहे हैं। यहाँ पर जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है, 1936 में बना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे पहले हेली नाम से जाना जाता था। ये भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है और बहुत बार ये पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए है कि निम्न में से किसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था? तो जिम कॉर्बेट को, जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सबसे छोटा साउथ बटन जो कि अंडमान निकोबार में है। इसके अलावा केबुल लामजाओ जो कि एक तैरता हुआ उद्यान है, मणिपुर में है। लोकटक झील का नाम आपने सुना होगा जो मणिपुर में है, उसी में ये है। गिरवन गुजरात में है जहाँ एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जल्दपारा जो कि पश्चिम बंगाल में है। काजीरंगा असम में है, ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक बाघों की संख्या यहीं पर है। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है जहाँ पर हंगुल सबसे अधिक पाए जाते हैं। केवलादेव राजस्थान में है जहाँ पर साइबेरियन क्रेन पाई जाती हैं। दुधवा लखीमपुर में है यूपी में। तो भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में नीलगिरी में स्थापित किया गया। कौन कौन से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उसकी पूरी सूची आपको PDF के रूप में अभी भेजी जाएगी। जैव सुरक्षा कार्यक्रम कार्टाजोना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को पेरिस में अंगीकृत किया गया और 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ। नगोया प्रोटोकॉल 24 अक्टूबर 2010 को नगोया यानी जापान में संयुक्त राष्ट्र देशों ने जेनेरिक संसाधनों की भागीदारी पर समझौता किया। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो अभी आपको जो लिस्ट मिलने जा रही है PDF के रूप में, वो भारत के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, जो 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको भेजे जाएंगे। भारत के वन अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, जैसे खूब पूछा जाता है, भितरकनिका अभ्यारण्य कहाँ पर है, मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है, पेरियार कहाँ पर है, सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ पर है, चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ पर है, डंपा अभ्यारण्य कहाँ। तो ये सारी लिस्ट आप लोगों को अभी भेजी जा रही है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके अलावा जैवमंडल रिजर्वों की सूची कौन कौन सी है, तो इन सब का PDF अभी आपको हम भेज रहे हैं। वानस्पतिक उद्यान कौन कौन से हैं, इन सब की बात अभी PDF में आपको मिल जाएगी, तो उसे पढ़िए और एक अपना नोट्स प्रॉपर ज़रूर बनाते चलिए। जो भी चीज़ें आपको PDF के रूप में दी जा रही हैं, जो वीडियो के रूप में दिया जा रहा है, जो प्रश्नोत्तरी के रूप में दिया जा रहा है, इन सब का अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसी तरीके से अब हम लोग जो बात करेंगे वो अगली कक्षा, अब कल तो रविवार है, अल्टरनेट कक्षा होती है, फिर सोमवार को हिंदी साहित्य का होगा हमारे दूसरे चैनल पर, और फिर ट्यूसडे को यानी मंगलवार को हम लोग बात करेंगे
पर्यावरणीय अवनयन और प्रदूषण, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन। और पोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, उससे जरूर हमेशा एक ना एक प्रश्न आपको मिलता है। तो अगली जो कक्षा होगी वो प्रदूषण पर आधारित होगी, जो कि मंगलवार को होगी। और कल हम टेस्ट सीरीज होगा, हम आप लोगों को टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराते हैं हर रविवार को। तो 2:30 बजे तक हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। बाकी आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं।